Secondly, the next chapter is fraction and decimal fractions. Fractions. फ्रैक्शन, उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल 2:2/3, 4/5, जो भी ऐसे अंक हो जो p/q फॉर्म में हो सबको फ्रैक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इन फ्रैक्शनों की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तथा इसके अतिरिक्त अन्य विषय जो आते हैं उसको भी इस चैप्टर में करेंगे, फ्रैक्शन से संबंधित। अगला चैप्टर आता है आप लोगों का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का पावर जब 2 होता है तब उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 2 to the power 2 = 4 होता है, 3 to the power 2 = 3 × 3 9 होता है। इसी प्रकार ये सब के स्क्वायर के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। साथ ही साथ स्क्वायर रूट्स भी पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का ऑपोजिट फंक्शन होता है, जैसे प्लस माइनस होते हैं ऑपोजिट फंक्शंस है, इसी प्रकार स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑपोजिट फंक्शन। स्क्वायर रूट ऐसे दिखता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसी भी अंक का स्क्वायर रूट। तो ये इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जाता है कि स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और डबल 2 मिलाकर 2 एज ए रिजल्ट निकलता है। तो इस चैप्टर में उसके बारे में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है HCF। ये एब्रिविएटिव फॉर्म है। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग जो बचपन से टेबल पढ़ते आए हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, उसी की मदद से इसको निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों की किताबों में भी ये है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। इसी प्रकार से LCM इसका फुल फॉर्म होता है L फॉर लोएस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। ये भी उसी प्रकार से होता है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपको टेबल आता है। अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण के कुछ नियम हैं। वी बॉडमास रूल, इस चैप्टर में वी बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए सिंप्लीफाई करना सिखाया जाता है। मतलब सरलीकरण करना सिखाया जाता है। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड वो होता है जैसे घर में आपकी माँ आपको बोलती है कि बाजार से फलाना वस्तु खरीद के ले आओ, तो बाजार में आप दुकान में जाते हो, आपको ज़्यादा पैसे देती है मैडम माँ, और आप वहाँ पर जाके क्या करते हो, आपने वहाँ पर जाके पूछते हो दुकानदार को कि इसका 1 किलो का भाव कितना है, और 1 किलो का भाव दुकानदार बताता है
के हिसाब से आप अपने मन में कैलकुलेशन करते हो कि 2 किलो का भाव कितना होगा, 3 किलो का भाव कितना होगा। इसी सब चीज की कैलकुलेशन को ही यूनिटरी मेथड में रखा जाता है। इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जैसे आप गए, माँ ने आपको 100 रुपये दिया, बोला बेटा 2 किलो शक्कर ले आना। कितना ले आना? 2 kg शक्कर ले आना। शुरू। आप दुकान में गए तो आप तो जाके इतना नहीं बोलते हो कि 2 किलो शक्कर दे दो। पहले आप पूछते हो दुकान में जाके कि 1 किलो शक्कर का क्या मूल्य है। तो दुकानदार आपको बोलता है कि 1 किलो शक्कर का 30 रुपये किलो है। शक्कर का भाव है 30 रुपये। तब आप दिमाग में सोचते हो कि मेरी माँ ने तो 2 किलो बोला है, तो आप क्या करते हो? दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हो। अपने मन में ही कैलकुलेशन ऐसा करते हो तो 2 किलो का भाव आपको निकल जाता है। 2 किलो भाव का शक्कर का भाव 60 रुपये निकल जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो आप, ये यूनिटरी मेथड के अंतर्गत आता है ना। इसके बारे में आप यूनिटरी मेथड के चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरेज प्रत्येक क्लास के, आपके क्लास में भी होगा, प्रत्येक क्लास के मैथमेटिक्स में एवरेज के सवाल होते हैं। एवरेज का हिंदी अर्थ होता है औसत। औसत निकालना, औसत निकालना। अब ये औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो एकदम परफेक्ट तो नहीं होती, नजदीक नजदीक की कोई गणना होती है। तो वही गणना को इस चैप्टर में की जाती है। आप लोग अपने क्लास में भी, मैथमेटिक्स की कक्षा में भी किए होंगे औसत, इसलिए औसत को बताना अभी यहाँ पे इतना जरूरी नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो कुछ इस तरह से दिखता है, 2 अंकों के बीच में 2 डॉट दिखते हैं, 3 दिखते हैं। कुछ इस तरह के अंकों भी मैथमेटिक्स में देख पाते हो। इसका अर्थ है 2/3 ही होता है इसका अर्थ। तो 2:3 रेशियो इसको बोला जाता है, 2/3 इसको बोला जाता है। ठीक है, कोई इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इन सब से सवालों को सिंप्लीफाई करोगे रेशियो के चैप्टर में। और प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन रेशियो से ही प्रोपोर्शन का बनता है। कहीं कहीं आप देख पाते होंगे 2:3 ऐसे 4 डॉट होते हैं और 4:6 देख पाते होंगे। कुछ नहीं है, ये देखने में ऐसा दिखता है, बस इसका अर्थ होता है 2/3। ये जो 4 होते हैं इसका अर्थ होता है बराबर 4/6। इन्हीं के संबंध में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा कैसे होता है, क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, यहाँ पर x इसको मान लेना पड़ता है, x मान लेना पड़ता है। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालते हैं। बस यही सब सवाल जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में। परसेंटेज प्रतिशत, इन दोनों का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, 100, और ये होता है प्रत्येक। किसी चीज को प्रत्येक 100 में निकालना है,
के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें इसका सिंबल होता है ये, ऐसे दिखाई देता है। जैसे मान लो 20% ऑफ एनीथिंग, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 20/100 ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। जब आप इन चैप्टरों में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इसके बारे में। तो इसी की सिंप्लीफिकेशन, ऐसे सवाल ऐसे एक रूपरेखा दिखा देता हूँ परसेंटेज में, कुछ ही नहीं है इसमें, सिंपल है। आपको ऐसे सवाल दिया जाएगा 20% ऑफ, है ना, 200, तो कुछ नहीं करना रहता है, इसको बस 100 पुट करते हैं, ऑफ का मतलब इंटू और 200, फिर कटिंग कर देते हैं, इसको काट देते हैं तो आ जाता है आपका 40। इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ ऐड कर देंगे 30% ऑफ 50, बस इसको सॉल्यूशन करो, सिंप्लीफाई करो, बस इसी प्रकार के सवाल आएंगे, इजी सवाल आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, सब जगह पे है लाभ और हानि। घर में, दुकानों में, हर जगह हमने कितना खर्च किया और हमको कितना फायदा हुआ, बस उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, बैंकों में तो सब पैसा जमा ही करते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो क्या होता है, किस प्रकार से आपको ब्याज मिलता है, सिंपल, साधारण ब्याज, कितना सरल ब्याज क्या है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, इसीलिए आप उस समय समझ जाएंगे। अलजेब्रा, अलजेब्रा वही है, आपको ज्योमेट्री होता है, एक अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा में ज़्यादातर अननोन वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स मानते हैं, है ना, वैल्यू निकालते हैं एक्स की। मान लीजिए कोई लेट द नंबर इज एक्स, एक्स निकाल के, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सरलीकरण करते हैं, वही अलजेब्रा वगैरह का आता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, इस तरह इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर ये बता दिया है एक इक्वेशन, फिर या x माइनस वाई बता दिया है एक इक्वेशन, दोनों को हल करो, हल करके x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, ये सब अलजेब्रा में आ जाते हैं। इस तरह के सवाल अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री, आप लोग ज्योमेट्री किए हो, ट्राइंगल, सर्कल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोन, सिलेंडर, ये सब के बारे में रहता है इसमें। और इसमें फॉर्मूला दिया रहता है, कुछ फॉर्मूला याद करना रहता है, फॉर्मूला को समझा भी जाता है और उसके आधार पर सवालों को बनाया जाता है। यह ज्योमेट्री में आता है। एरिया एंड पैरामीटर, एरिया मतलब क्षेत्रफल, पढ़े होंगे आप लोग कक्षा में, क्षेत्रफल। कोई भी वस्तु जगह घेरती है, वो कितनी जगह घेरी, उसको एरिया बोलते हैं। एरिया के कुछ फॉर्मूले होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है इसका, ये बेस है, इसका लेंथ है मान लो 4 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ मान लो ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछेंगे तो पूछ ले, दोनों को गुणा करते हैं, इसका एरिया निकल जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
रेक्टेंगल एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह आपने लेंथ पुट किया, गुणा किया, ब्रेथ 3 है तो ब्रेथ पुट किया, तो आपका आंसर आ गया 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यूनिट चेंज हो जाता है, वो हम लोग पढ़ाएंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिस प्रकार से एरिया घेरता है, और पैरामीटर बताया नहीं, पैरामीटर भी वही होता है परिधि, वो कितनी परिधि है उसकी, आपका आउटर बाउंड्री कितनी है ना, उसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन, है ना, कोई भी चीज होती है इसकी वॉल्यूम होती है, जैसे इसकी तो स्क्वायर की तो वॉल्यूम नहीं होती, लेकिन आपका क्यूबॉइड का, है ना, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, इससे क्यूबॉइड बनता है, उसकी एक वॉल्यूम होती है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर है। 3D समझते हो ना, 3 आयाम 3 डायमेंशनल फिगर है। ये एक वॉल्यूम घेरेगा, तो इसकी एक वॉल्यूम होती है, उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी ज्योमेट्रिकल चीज की वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये इस वॉल्यूम के बारे में यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग, इस तरह की वॉल्यूम के बारे में। और सरफेस एरिया है ना, उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला को आपको पुट करना है वैल्यू, और आंसर आपका निकल आएगा। मेजरमेंट, सिंपल मेजरमेंट ये है कि हम लोग कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये सब की जानकारी मेजरमेंट में आएगा। ये था आप लोगों का मैथमेटिक्स का चैप्टरों का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इन सब से थोड़ा हटकर है, और आपको ये टॉपिक भविष्य में हर जगह पे काम आएगा टॉपिक। इसीलिए इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। इस टॉपिक पे हर वक्त क्वेश्चन आता ही है, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं कराना चाहता हूँ। Distance, time and speed डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। जैसे ये एक रोड है, ये मेरा घर है, ये स्कूल है मेरा, घर से स्कूल तक की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, तो ये दूरी हुई, तो इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस जो है सीधा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा घर का ऐसा भी हो सकता है रोड, लेकिन तुमने यहाँ से यहाँ तक का टोटल इसको अगर सीधा कर दोगे, तुमने कितना डिस्टेंस चला, मान लो घुमा फिरा के हो गया 8 किलोमीटर, तो तुम्हारी डिस्टेंस क्या है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। इसी में मैं आपको टाइम बताना चाह रहा हूँ। टाइम, घर से जब निकले तो आपने टाइम देखा, और जब आप स्कूल पहुंचे तब आपने टाइम देखा, दोनों के बीच में कितना टाइम लगा
उसी टाइम के बारे में यहाँ बोलते हैं। लोग ये टाइम नहीं बोलते हैं कि हम किस समय पहुँचे, नहीं नहीं, आपको यहाँ से पहुँचने में, सॉरी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम। इस बात को थोड़ा सा समझ लो। कई जन समझते हैं कि टाइम जो है कितने टाइम पे पहुँचे, नहीं नहीं, कितना टाइम लगा इस दूरी को तय करने में, वही है टाइम। और स्पीड, स्पीड होती है गति, गति। आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो, रेस की कहानी तो सुनी ही होगी। उसमें जानते ही हो कि खरगोश जो है वो बहुत तेजी से तय कर लेता है अपना दूरी, और कछुआ बहुत धीरे धीरे तय करता है। उसी को बोलते हैं गति। दोनों के गति में डिफरेंस होता है ना। अब इसके लिए इस चैप्टर में एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा चैप्टर उस फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही घूमता है ना। तो इस फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश में बता देता हूँ। गति बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले से गति को निकाला जाता है। अगर मेरे को समय मालूम है, कितने समय में मैं दूरी पूरी तय किया हूँ, और दूरी मालूम है, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरी गति निकल आएगी। मैं किस गति से पूरे सफ़र को तय किया हूँ। मेरी गति को अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और अगर मैं अपनी गति को कम करना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा समय में कम दूरी तय करूँगा। इसीलिए दूरी और समय पर गति निर्भरशील है। इन पर आधारित है कि गति क्या होगी। उदाहरण के लिए पहले इंग्लिश में बता देता हूं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। मान लीजिए राम एक लड़का है, वो घर से स्कूल के लिए चला। स्कूल उसकी दूरी थी 10 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस, d इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। और उसको टाइम लगा 1 घंटा। तो राम की गति कितनी होगी? कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल पूछेंगे इस चैप्टर में। राम की गति कितनी होगी? राम की गति जानने के लिए हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और यूज करने के लिए कुछ नहीं है, इसको यहाँ पुट करो और टाइम को यहाँ पुट करो, दोनों को डिवाइड कर दो, जो निकलेगा वही स्पीड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है गति बराबर दूरी अपॉन समय। बस इस केस में हम राम की गति जानना चाहते हैं। राम की गति जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को दूरी की जगह पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर, और समय को, t मतलब समय, टाइम को समय की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो दोनों को भागा दोगे तो क्या होगा, 10 किलोमीटर बटे आवर। इसी को बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, इसको बोलते हैं प्रति घंटा। ठीक है, मतलब राम किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा सकता है। उतनी कैपेसिटी है, उसी स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है।